अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम युसरा नवीद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज ये सेशन कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से है, जो डॉक्टर उबैदुर रहमान फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनका ये लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है, जिसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिफायंस एंड स्टबर्ननेस इन चिल्ड्रंस बिहेवियर और साइकोलॉजिकल रीजंस फॉर डिफायंस। अच्छा, ये टॉपिक बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। जब जब हम बच्चे में बैड बिहेवियर देखते हैं, जैसे बदतमीजी, जिद या रूल्स ना मानना, तो हम अक्सर उसे सिर्फ डिसिप्लिन का इशू समझ लेते हैं, उससे जोड़ देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक बिहेवियर सिर्फ बिहेवियर नहीं होता, बल्कि वो बच्चे के इमोशंस, एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर इस लेक्चर का मकसद ये है कि हम बैड बैड चाइल्ड के लेबल से बाहर आके ये समझें कि बच्चा ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं होते हैं, और हम उस बिहेवियर को एथिकली और प्रोफेशनली कैसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि बच्चा जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। जब बच्चा चीखता है, जिद करता है या डिसरिस्पेक्टफुल होता है, तो असल में वो अपनी कोई नीड या फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा होता है। क्योंकि बच्चों के पास इमोशंस को वर्ड में एक्सप्रेस करने की एबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए वो बिहेवियर को अपनी लैंग्वेज बना लेते हैं। साइकोलॉजी में कहा जाता है बिहेवियर इज कम्युनिकेशन। अगर हम सिर्फ पनिशमेंट पे फोकस करें और बिहेवियर के पीछे के रीजंस को इग्नोर करें, तो प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेरी हाइड होती है, लेकिन वो सॉल्व नहीं होती। इस लेक्चर का फोकस पनिशमेंट से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर है। अच्छा, व्हाट आर एथिक्स इन चिल्ड्रन? अब एथिक्स का मतलब होता है सही और गलत का फर्क समझना, जैसा जैसे सच बोलना, दूसरों का एहतराम करना, शेयरिंग करना या रूल्स फॉलो करना। लेकिन बच्चों में एथिक्स अडल्ट जैसी नहीं होती। मोरल डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो एज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के साथ डेवलप होता है। छोटा बच्चा अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसके एक्शन का दूसरों पे क्या इफेक्ट होगा। इसलिए जब हम बच्चे से अडल्ट लेवल के एथिक्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम उस पर अनफेयर प्रेशर डालते हैं। क्योंकि एथिक्स बच्चों को सिखाई नहीं जाती, वो सिखाई जाती है, सिर्फ बताई नहीं जाती। बच्चों में अभी डेवलपमेंट का प्रोसेस, बच्चों का ब्रेन क्योंकि अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है, खासतौर पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हिस्सा लेट एडोलेसेंस तक जाके वो होता है, डेवलप होता है पूरी तरह। इसलिए जब बच्चे की इम्पल्सिव बिहेवियर शो करता है, तो वो अक्सर जानबूझ के नहीं करता। बच्चा इमोशंस फील कर रहा होता है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना नहीं जानता। हम ये समझते हैं कि बच्चा जान के गलत कर रहा है, जबकि असल में बच्चा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ये डेवलपमेंटल लिमिटेशन एथिक्स के अगेंस्ट बिहेवियर का एक मेजर रीजन होता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक 4 साल का बच्चा गुस्से में चीज फेंक देता है। वो जानबूझ के बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी नहीं कर रहा, उसे इम्पल्स कंट्रोल अभी आता ही नहीं है। जब पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे के ना एथिकल और बिहेवियर डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। अथॉरिटियन या बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चे में फियर और रिबिलियन पैदा करती है, जबकि परमिसिव पेरेंटिंग पेरेंटिंग में बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती, जिससे बच्चा रूल्स को सीरियसली नहीं लेता। सबसे डैमेजिंग जो पेरेंटिंग स्टाइल है, वो है इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ एक दिन बिहेवियर अलाउ होता है और दूसरे दिन उसी बिहेवियर पर पनिशमेंट मिलती है। इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और एथिक्स का कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। बैलेंस्ड पेरेंटिंग, जहाँ वार्मथ और बाउंड्रीज दोनों हो, सबसे हेल्दी पेरेंटिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं होम इन्वायरमेंट एंड मॉडलिंग। बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर का माहौल शाउटिंग, डिसरिस्पेक्ट और एग्रेशन से भरा हो, तो बच्चा ये सब नॉर्मल समझकर अडॉप्ट कर लेता है। अगर पेरेंट एक दूसरे से लाउड टोन में बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी सेम उसी टोन में बात करेगा, वही टोन यूज करेगा। वो कॉपी कर रहा होता है। अगर पेरेंट्स खुद रूल फॉलो नहीं करते, झूठ बोलते हैं या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाते हैं, तो बच्चा भी वही बिहेवियर कॉपी करता है। क्योंकि एथिक्स बोल बोल के नहीं, बल्कि मॉडलिंग के थ्रू सिखाए जाते हैं।
इसलिए घर का इमोशनल और बिहेवियरल इन्वायरमेंट बच्चे के एथिक्स और डेवलपमेंट का फाउंडेशन होता है। इस स्लाइड में हम एक बहुत सेंसिटिव लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, और वो है ट्रॉमा और इमोशनल निग्लेक्ट। अक्सर लोग ट्रॉमा को सिर्फ फिजिकल अब्यूज से कनेक्ट करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रॉमा बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। लाइक इमोशनल निग्लेक्ट, जहाँ बच्चे की फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसे बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, ये सब भी ट्रॉमा की फॉर्म्स हैं। ऐसा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इमोशनली अनसेफ फील करना शुरू कर देता है। और जब बच्चा इमोशनली सेफ फील नहीं करता तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी को बिहेवियर के जरिए शो करता है। वो चीखता है, जिद करता है, रूल्स तोड़ता है या बदतमीजी करता है, लेकिन असल में वो ये कर रहा होता है कि मुझे समझो या मुझे अटेंशन चाहिए। ये बच्चे जानबूझकर अनएथिकल नहीं होते, बल्कि उनका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। इमोशनल निग्लेक्ट एक और इफेक्ट ये होता है कि बच्चा ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाता। जब ट्रस्ट वीक हो तो बच्चा अथॉरिटी फिगर पर भी भरोसा नहीं करता, जिसका रिजल्ट डिफायंस और रेजिस्टेंस की शक्ल में निकलता है। इसलिए ऐसे बच्चों के साथ सिर्फ डिसिप्लिन की अप्रोच काम नहीं करती, बल्कि उन्हें इमोशनल सेफ्टी और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर एक घर में रोज फाइट्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चा स्कूल में अग्रेसिव हो जाता है। असल में वो अंदर से इनसिक्योर फील कर रहा होता है। अच्छा, मीडिया एंड स्क्रीन एक्सपोजर। आज के टाइम में मीडिया और स्क्रीन एक्सपोजर बच्चे के बिहेवियर पे बहुत स्ट्रॉन्ग असर डाल रहा है। मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और टीवी बच्चों को एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां हर चीज इंस्टेंट होती है। एक क्लिक, एक स्वाइप और चीज मिल जाती है। बच्चे का ब्रेन इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल लेता है। जब रियल लाइफ में चीज फौरन नहीं मिलती या मना कर दिया जाता है तो बच्चा इमोशनली हैंडल नहीं कर पाता। एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर, मतलब बहुत ज्यादा स्क्रीन, बच्चों के पेशेंस लेवल को बहुत कम कर देती है। उनकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस वीक हो जाती है, और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ स्क्रीन्स बच्चों को रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन से दूर करती जा रही है, जिसकी वजह से उनकी एम्पैथी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। और जब एम्पैथी कम कम होती है तो एथिकल बिहेवियर भी वीक हो जाता है। इसके अलावा कई प्रोग्राम्स और गेम्स में अग्रेसिव लैंग्वेज और डिसरिस्पेक्ट नॉर्मल दिखाई जाती है। बच्चा ये सब ऑब्जर्व करता है और फिर उसे नॉर्मल समझ के अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करता है। इसलिए जब हम स्क्रीन एक्सपोजर का कंट्रोल नहीं करते तो हम इनडायरेक्टली बच्चों के अनएथिकल और डिफाइंड बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। अच्छा, अ, अब एक सवाल आता है कि बच्चे क्यों बदतमीज होते हैं, क्यों डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, क्यों अग्रेसिव होते हैं। तो इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि क्यों वो इस तरह की जो है उनकी बदतमीजी क्यों होती है। अच्छा, बदतमीजी हमेशा बैड इंटेंशन की वजह से नहीं होती। अक्सर बच्चे डिसरिस्पेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉपर वर्ड्स ही नहीं होते। जब बच्चा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या हर्ट फील करता है और उससे लगता है कि कि कोई उसे समझता नहीं है, कोई समझ नहीं रहा उसे, तो वो हार्श टोन, चीखेगा या जवाब देने के जरिए रिएक्ट करेगा। डिसरिस्पेक्ट कई दफा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है। अगर बच्चा देखता है कि जब वो अच्छा बिहेव करता है तो कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो बदतमीजी करता है तो सब उसकी तरफ देखते हैं, तो वो नेगेटिव बिहेवियर को अपनी स्ट्रेटेजी बना लेता है। उससे उसके लिए अटेंशन का मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। इसलिए हम सिर्फ डिसरिस्पेक्ट पर पनिशमेंट फोकस करें और उसके पीछे इमोशनल रीजंस को इग्नोर करें तो बिहेवियर और स्ट्रांग हो जाता है। इफेक्टिव अप्रोच ये होती है कि हम बच्चे को सिखाएं कि फीलिंग्स को वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करना है, ना कि डिसरिस्पेक्ट के जरिए। स्टबर्नेस इन चिल्ड्रन। जिद बच्चों को डेवलपमेंट का एक वैसे जिद बच्चों की डेवलपमेंट का एक नेचुरल हिस्सा है, खासतौर पर अर्ली चाइल्डहुड में, जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डेवलप कर रहा होता है। इस स्टेज पर बच्चा हर चीज खुद करना चाहता है, खुद कंट्रोल करना चाहता है, हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता है, अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहता है हर चीज का। जब हम उन्हें हर बात पे नो कहते हैं
तो बच्चे की ऑटोनॉमी कंप्लीटली क्रश हो जाती है। तो जिद और स्ट्रांग हो जाती है। मसला तब और बढ़ जाता है जब हम इनकंसिस्टेंट होते हैं। अगर एक दिन बच्चा जिद कर रहा है कि जिद करके वो चीज़ हासिल कर लेता है और दूसरे दिन उसी चीज़ पर जिद पर डांट पड़ जाती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है। और वो ये सीख लेता है कि जिद एक पावरफुल टूल है, और जो कि कभी कभी काम आ जाती है। इस तरह जिद एक टेम्परेरी फेज से परमानेंट बिहेवियर बन जाती है। जिद असल में स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब इसे सही डायरेक्शन ना मिले तो डिफाइंस बन जाती है। अगर हम बच्चे को लिमिटेड चॉइसेस और हेल्दी ऑटोनॉमी दें। अब लिमिटेड चॉइसेस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल बच्चा स्पेसिफिक कपड़े ही पहनना चाहता है। अगर पेरेंट्स चॉइस दें कि या रेड या ब्लू, तो क्या होगा कि पावर स्ट्रगल कम हो जाएगी। वो वही जिद पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो सकती है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी हमें बताती है कि कोई भी बिहेवियर रैंडम नहीं होता। बिहेवियरिज्म के मुताबिक बच्चा वही बिहेवियर रिपीट करता है जो उसे रिवॉर्ड, अटेंशन या एस्केप देता है। अगर बैड बिहेवियर पे ज्यादा अटेंशन मिलती है तो बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक बच्चा एडल्ट्स और पीयर्स को ऑब्जर्व करके बिहेवियर सीखते हैं। इसलिए घर और स्कूल का रोल बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि जिन बच्चों की अटैचमेंट इनसिक्योर होती है वो डिफायंस, अग्रेसिव और इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। एरिक्सन की ऑटोनॉमी वर्सेस शेम स्टेज में अगर बच्चे को हेल्दी इंडिपेंडेंस ना दी जाए तो वो शेम और रिबिलियन डेवलप कर लेता है। ये सारी थेरीज इस बात को सपोर्ट करती हैं कि बैड बिहेवियर का सोल्यूशन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस है। तो क्या जो है इमीडिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो इमीडिएट जो है इमीडिएटली यूज कर सकते हैं जो स्ट्रेटजीज हैं जब बच्चा डिफाइंस या अग्रेसिव बिहेवियर शो करे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एडल्ट खुद काम रहे। अगर हम गुस्से में शाउट करें या पनिश करें तो बच्चा और डिफेंसिव और अग्रेसिव हो जाता है। काम और कंपोज्ड रहना सिचुएशन को हैंडल करने का पहला रूल है। क्लियर और सिंपल इंस्ट्रक्शंस देना जरूरी है। बच्चे के लिए शॉर्ट और डायरेक्ट सेंटेंसेस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कॉम्प्लेक्स या लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस कंफ्यूज कर देती हैं और बिहेवियर और एस्केलेट हो सकता है। अवॉइड शाउटिंग और स्क्रैम्स, ये बच्चे को इमोशनली अनसेफ फील करते हैं और लर्निंग ब्लॉक करते हैं। अगर बच्चा रूल्स तोड़ता है तो इमीडिएट और रिस्पेक्टफुल फीडबैक दें, जहां बच्चा समझ जाए कि बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। कॉन्सिक्वेंसेस कामली और कंसिस्टेंट अप्लाई करना चाहिए ताकि बच्चा समझ सके और रिपीट ना करे। इमीडिएट स्ट्रेटजीज का मकसद सिर्फ बिहेवियर कंट्रोल करना है, पनिशमेंट के जरिए बच्चे को तोड़ना या बुरा बनाना नहीं। और ये अप्रोच बच्चे की सिक्योरिटी और गाइडेंस दोनों प्रोवाइड करती हैं। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज का फोकस बिहेवियर चेंज करना और एथिकल लर्निंग पर होता है। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। अगर एक रूल हर वक्त अप्लाई होता है तो बच्चा सीखता है कि बाउंड्रीज क्लियर है और फॉलो करना जरूरी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करना बहुत इफेक्टिव होता है। जब बच्चा अच्छा बिहेवियर शो करता है उसे प्रेज या रिवॉर्ड दें। इससे बच्चा समझता है कि अच्छा बिहेवियर बेनिफिशियल है। सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर पे फोकस करना काउंटर प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम बच्चे को अटेंशन और मोटिवेशन रॉन्ग बिहेवियर के लिए दे रहे हैं। फिर आता है लिमिटेड चॉइसेस देना। बच्चे को ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस का हेल्दी सेंस देती हैं। जब बच्चा चॉइस का पावर फील करता है तो जिद और डिफाइंस कम होती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पेशेंस और रिपीटिशन डिमांड करती हैं, लेकिन ये एथिकल और कंट्रोल्ड बिहेवियर डेवलप करने में क्रिटिकल होती हैं। अच्छा, यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो होमवर्क बार बार लेट सबमिट करता है। टीचर क्लियर एक्सपेक्टेशंस और स्ट्रक्चर रिवॉर्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट करता है। हर करेक्ट सबमिशन पर प्रेज या स्टिकर मिलेगा, तो स्टूडेंट ग्रेजुअली टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करने लगता है।
इमोशनल कोचिंग। इमोशनल कोचिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है बच्चे के इमोशंस को इमीडिएट करना, वैलिडेट करना, लेकिन उसके गलत बिहेवियर को अलाउ नहीं करना। पहला स्टेप है बच्चे को फीलिंग्स का नाम सिखाएं, जैसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उदासी। जब बच्चा इन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। इमोशनल कोचिंग में हम बच्चे को सिखाते हैं कि अपनी फीलिंग्स को वर्बल एक्सप्रेशंस या प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए हैंडल करना कैसे करना है। ये अप्रोच सेल्फ रेगुलेशन और एम्पैथी डेवलप करती है। जब एम्पैथी और इमोशनल कंट्रोल डेवलप होता है तो बच्चा नेचुरली एथिकल और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर अडॉप्ट करता है। इस मेथड में पनिशमेंट या शेमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड होता है। फोकस हमेशा बच्चे को स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग सिखाने पर होता है। अगर इमोशनल कोचिंग प्रॉपरली अप्लाई की जाए तो ये बच्चों के बिहेवियर परमानेंटली पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर देती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक बच्चा गुस्से में है या अच्छा बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो पेरेंट बोलते हैं मुझे पता है तुम गुस्से में हो लेकिन चीजें पहले ठीक नहीं है, चलो बात करते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा ग्रेजुअली इमोशन लेबल करना सीखता है। फिर आता है रोल ऑफ थेरेपिस्ट एंड टीचर्स। थेरेपिस्ट और टीचर सिर्फ रूल इन्फोर्सर्स नहीं होते, बल्कि रोल मॉडल्स और गाइड्स होते हैं। उनका काम और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर बच्चों के लिए लर्निंग का सोर्स होता है। अगर टीचर खुद शाउटिंग, लेबलिंग या क्रिटिसिज्म यूज करते हैं तो बच्चा वो बिहेवियर कॉपी कर लेता है। पब्लिक शेमिंग और कंपैरिजन बच्चों की सेल्फ एस्टीम को डैमेज करती है और उनका कॉन्फिडेंस कम कर देती है। स्ट्रक्चर्ड और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जहां बच्चा अपनी फीलिंग्स सेफली एक्सप्रेस कर सके और रूल्स को समझ सके। टीचर्स और थेरेपिस्ट को पेशेंस और एम्पैथी के साथ बाउंड्रीज इन्फोर्स करनी चाहिए, जहां डिसिप्लिन और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड हों। इस रोल का कोर ये है कि हम बच्चे के अनएथिकल बिहेवियर को गाइड और मॉडल करके चेंज करें, ना कि सिर्फ पनिश करें। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल डेवलप बिहेवियर इंप्रूव करती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वो चीजें जो कभी नहीं करनी चाहिए। फिजिकल पनिशमेंट, कंसिस्टेंट क्रिटिसिज्म, लेबलिंग और कंपैरिजंस बच्चों के बिहेवियर को सुधारने की बजाय, ठीक करने की बजाय बिगाड़ देते हैं। हर बात पे ये कहना कि तुम हमेशा बदतमीज हो, इससे इस तरह आप बच्चे को लेबल करते हैं, उस बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है कि वो वैसा ही है और वो वैसा ही बिहेवियर रखता है फिर। अगर बच्चा रिपीट मिस्टेक करता है तो हार्श पनिशमेंट सिर्फ उसे फियर और रिसेंटमेंट सिखाती है। पावर स्ट्रगल बच्चों के साथ हमेशा लो सिचुएशन होती है, क्योंकि रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, रिस्पेक्ट मॉडल की जाती है। बच्चे वो अडॉप्ट करेंगे जो अडल्ट खुद कंसिस्टेंटली शो करता है। अगर हम खुद एथिकल, काम और फेयर बिहेवियर प्रैक्टिस करें तो बच्चा नेचुरली वही बिहेवियर कॉपी करता है, क्योंकि वो वही सब देख रहा है। अवॉइड शाउटिंग, ब्लेमिंग और कंपैरिजन विद अदर्स, ये बिहेवियर इंप्रूवमेंट को ब्लॉक कर देती है। इसलिए ये बिहेवियर बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ऑब्वियसली वो वही सीखेंगे जो हम उनको करके दिखाएंगे। अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैड बिहेवियर का मतलब बैड कैरेक्टर नहीं होता। बच्चे अनएथिकल इसलिए नहीं होते कि वो बुरे हैं, बल्कि वो इसलिए होते हैं कि वो सीख रहे हैं, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस में है। एथिक्स सिखाई जाती हैं, पनिश नहीं की जाती। और जब हम बच्चे को समझ कर पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ गाइड करते हैं, तो वही बच्चा जो इनिशियली डिफाइंड या जिद वाला था, बात नहीं मानता था, बदतमीजी करता था, गुस्सा करता था, वो एक इमोशनली स्ट्रांग और एथिकली अवेयर इंडिविजुअल बन जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वही बच्चा जो पहले जिद करता था, जब पेरेंट्स कंसिस्टेंट और काम हो जाएंगे तो ग्रेजुअली कोऑपरेटिव हो जाएगा वो बच्चा, क्योंकि वो तो वही सीख रहा है जो उसको आप सिखा रहे हैं। अगर आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर रख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी आपके साथ वैसा ही रहेगा।
क्योंकि वो वही चीज सीखे जो उसके इन्वायरमेंट में हो रही है, एडल्ट्स कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, वो वही करेगा। अ, बस बात यह है कि बिहेवियर का चेंज करना तो पॉसिबल है, लेकिन अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। इस लेक्चर के टेक होम मैसेज ये है कि अंडरस्टैंडिंग पहले, डिसिप्लिन बाद में। बच्चे का बिहेवियर उनकी नीड्स का रिफ्लेक्शन है। समझकर और गाइडेंस के साथ हम सस्टेनेबल और पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। थैंक यू। और ये लेक्चर यहीं पे एंड हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया, एंड अगर कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें आप। वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।